Welcome to Well Trader. Myself Ranjit Jadhav. I will be providing you with the learning topics related to the stock market on this channel. So please subscribe and press the notification bell icon. Now let's get started with our video. ये वीडियो में हम नीचे दिए हुए टॉपिक्स को डिटेल्स में कवर करने की कोशिश करेंगे. इंट्रोडक्शन टू बीएससी, इंट्रोडक्शन टू एनएससी, डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, बीएससी, एनएससी, एमसीएक्स, एनसीडीएक्स, टाइप्स ऑफ इंडाइसेस, प्राइमरी मार्केट, आईपीओ, एफपीओ, सेकेंडरी मार्केट, राइट इशू, बोनस शेयर, डिविडेंड एंड बायबैक और सम शॉर्ट फॉर्म्स कुछ जानेंगे और सेबी के बारे में डिटेल जानकारी लेंगे. सो फर्स्ट टॉपिक, इंट्रोडक्शन टू बीएससी. बीएससी का फुल फॉर्म बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया है. पहले इसे नेटिव शेयर एंड स्टॉक ब्रोकर एसोसिएशन के नाम से जाना जाता था. बीएससी भारत का नहीं बल्कि एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है. बीएससी की स्थापना 1875 में हुई थी. यह दुनिया का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है. अप्रैल 2018 के अनुसार बीएससी का बाजारी पूंजीकरण, जिसे हम मार्केट कैपिटलाइजेशन कहते हैं, वो $2.2 ट्रिलियन से भी ज़्यादा का था. वास्तव में बीएससी एशिया का सबसे पहला और अनुभवी बाजार है. बीएससी स्टॉक एक्सचेंज के पास लगभग 130 साल का अनुभव है, जो अपने आप में एक मिसाइल की तरह है. अभी आता है एनएससी. दोस्तों हम देखेंगे एनएससी क्या है, इसका इतिहास क्या है और उसका उद्देश्य और उसका कार्य क्या है. एनएससी का पूरा नाम नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड है. यह भारत का सबसे बड़ा वित्तीय बाजार है और दुनिया के टॉप 10 शेयर बाजार में से एक है. इसकी स्थापना 1992 में हुआ था और इसका मुख्य उद्देश्य भारतीय शेयर बाजार में सरल और पारदर्शी बनाना है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग शेयर बाजार में निवेश कर सके. सन 1994 में एनएससी ने पहली बार भारतीय शेयर बाजार में इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग की शुरुआत किया थी. अभी हम जानेंगे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का इतिहास क्या है. 1992 के प्रसिद्ध घोटाले के बाद में, जिसमें एक प्रसिद्ध निवेशक ने भारतीय शेयर बाजार में हेरफेर किया गया था, वो तो आप सबको वेल नोन है, 1992 स्कैम हर्षद मेहता सीरीज. तब वित्त मंत्रालय ने भारत सरकार का तहत निवेशकों तक शेयर बाजार को आसानी से पहुंचने के उद्देश्य से एनएससी की स्थापना का निर्णय लिया गया था. इसकी संस्था की स्थापना की सिफारिश एमजे शेरवानी स्मिथ ने भी किया था. नेशनल स्टॉक एक्सचेंज भारत का सबसे बड़ा और तकनीकी रूप से एक विकसित स्टॉक एक्सचेंज है. इसकी स्थापना सन 1992 में 25 करोड़ पूंजी के साथ मुंबई में किया गया था. एनएससी का प्रमुख सूचकांक निफ्टी 50 है. इसके अंतर्गत 50 कंपनियां रजिस्टर है. सूचकांक में सम्मिलित कंपनियों का समय समय का आकलन किया जाता है और पुरानी कंपनियों के साथ पर वे नई सर्वोत्तम कंपनियों को शामिल किया जाता है. इसका उपयोग निवेशकों द्वारा बड़े पैमाने पर भारत और दुनिया भर में भारतीय पूंजी बाजार के बैरोमीटर के रूप में किया जाता है. एनएससी द्वारा 1996 में निफ्टी 50 इंडेक्स आरंभ किया गया था. अभी ये तो इतिहास हो गया. अब हम उद्देश्य जानेंगे. एनएससी के उद्देश्य के बारे में आगे हम जानेंगे. सभी निवेशकों को शेयर बाजार में निवेश करने तथा शेयर खरीदने और बेचने की सुविधा प्रदान करना, जिसे हम बाय और सेल कहते हैं. शेयर बाजार को निष्पक्ष, पारदर्शी और दक्ष बनाना. खरीदे और बेचे गए शेयर को अल्प समय में हस्तांतरित करना. दोस्तों अब हम नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड के कार्य प्रणाली के बारे में विस्तार से जानेंगे. अगर कोई निवेशक नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से शेयर बाजार में निवेश करना चाहता है तो सबसे पहले उसको मार्केट ऑर्डर के द्वारा ऑर्डर देना होता है. और कंप्यूटर ट्रेडिंग, जो एक स्वयंचलित प्रक्रिया है, के माध्यम से आपके ऑर्डर का मिलान किया जाता है. जब कोई निवेशक मार्केट ऑर्डर देता है तो उसे एक नंबर दिया जाता है जिसको यूनिट नंबर कहा जाता है. कंप्यूटर ट्रेडिंग में खरीदने और बेचने व्यक्ति का नाम गुप्त रखा जाता है. खरीदने वाले व्यक्ति को बेचने वाले व्यक्ति को कोई जानकारी नहीं रहता है और बेचने वाले व्यक्ति को खरीदने वाले व्यक्ति की कोई जानकारी नहीं रहती है. जब आपका ऑर्डर को कोई मिलान नहीं मिलता है तो वो ऑर्डर के क्रम को मिलाने के लिए ऑर्डर सूची से जोड़ा जाता है और यह प्राइस टाइम के प्राथमिकता के आधार पर निर्धारित किया जाता है. सर्वोत्तम मूल्य के ऑर्डर को पहले प्राथमिकता दिया जाता है और एक समान मूल्य वाले ऑर्डर को पहले ऑर्डर के आधार पर प्राथमिकता दिया जाता है. इस तरह नेशनल स्टॉक एक्सचेंज निवेशकों के शेयर को लेन देन को पारदर्शी बनाता है. डीमैट अकाउंट किसी भी स्टॉक ब्रोकर के द्वारा ओपन किया जा सकता है जो ट्रेडिंग की सुविधा प्रदान करता है, जो ट्रेडिंग सिस्टम में ऑर्डर देते हैं.
एनएससी द्वारा घोषित छुट्टियों को छोड़कर एक्सचेंज मार्केट सप्ताह में 5 दिन यानी सोमवार से शुक्रवार तक उपलब्ध रहता है। अगर आप भी शेयर बाजार में निवेश करने की सोच रहे हैं या अभी अभी शुरुआत की है तो सवाल में एक सवाल मन में जरूर उठा होगा कि आखिर बीएससी में निवेश करने से फायदा है या फिर एनएससी में निवेश करना चाहिए। अगर आप नए नए शेयर बाजार में घुसे हैं तो आपके लिए बीएससी बेहतर है, जबकि अगर आप शेयर बाजार के मजे हुए खिलाड़ी हैं तो एनएससी बेहतर विकल्प है। अगर नई कंपनियों में निवेश करते हैं तो बीएससी बेहतर विकल्प है, जबकि अगर आप ट्रेडिंग करते हैं या डेरिवेटिव फ्यूचर ऑप्शंस में पैसे लगाते हैं एनएससी आपके लिए बेहतर विकल्प है। एनएससी के सॉफ्टवेयर बेहतर है जिससे हाई रिस्क वाले ऑनलाइन ट्रांजैक्शन किया जा सकते हैं। अभी आगे हम देखेंगे कुछ एनएससी और बीएससी के कुछ डिफरेंसेस। एनएससी जो है एक एशिया के सबसे बड़े स्टॉक एक्सचेंजों में से एक है और बीएससी के सबसे पुराने स्टॉक एक्सचेंज बाजारों में से एक है, जिसे हम हाई स्पीड ट्रेडिंग की विरासत कह सकते हैं। वैश्विक स्टॉक एक्सचेंज रैंकिंग में एनएससी 11वें स्थान पर है और विश्व रैंकिंग स्थान बीएससी ये 10वें स्थान पर है। एनएससी के तहत 1600 से अधिक कंपनियां सूचीबद्ध है। बीएससी में इसके तहत सूचीबद्ध 5000 से अधिक कंपनियां हैं। एनएससी स्टॉक इंडेक्स निफ्टी शीर्ष 50 स्टॉक इंडेक्स देता है। बीएससी स्टॉक इंडेक्स सेंसेक्स शीर्ष स्टॉक इंडेक्स देता है। अभी ये कुछ डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टॉक एक्सचेंज है। बीएससी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, मल्टी कमोडिटी स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव एक्सचेंज, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज, मेट्रोपॉलिटन स्टॉक एक्सचेंज। ये कुछ टाइप्स ऑफ स्टॉक एक्सचेंजेस थे। अभी ये कुछ प्रकार के इंडाइसेस भी है, जैसे कि ब्रॉड मार्केट इंडाइसेस, सेक्टरल इंडाइसेस, स्ट्रेटेजी इंडाइसेस, थीमेटिक इंडाइसेस, फिक्स इनकम इंडाइसेस। ये आपको एनएससी के वेबसाइट पे मिल जाएंगे। अभी आता है 2 टाइप्स ऑफ मार्केट। इसमें आता है प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट। तो प्राइमरी मार्केट में क्या क्या कंक्लूडिंग है वो हम जानेंगे। सबसे पहले आता है प्राइमरी मार्केट में आईपीओ और एफपीओ। आईपीओ मतलब इनिशियल पब्लिक ऑफर और एफपीओ फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर। सो आईपीओ इनिशियल पब्लिक ऑफर, ये आईपीओ एक प्रारंभिक सार्वजनिक पेशकश, एक निजी निगम के शेयरों को पहली बार एक नए स्टॉक जारी करने में जनता को देने की प्रक्रिया को संदर्भित करता है। आईपीओ कैसे काम करता है ये अब हम जानेंगे। सबसे पहले एक कंपनी को संपूर्ण आईपीओ फाइलिंग और निष्पादन प्रक्रिया में सहायता के लिए विशेषज्ञ हामीदारों, वकीलों, वित्तीय लेखाकारों आदि की एक टीम की आवश्यकता होती है। यह टीम संपूर्ण विकास प्रक्रिया में एक प्रमुख भूमिका निभाती है, जहां यह विभिन्न चरणों में सेबी को पंजीकृत करती है, फाइलें तैयार करती है और दस्तावेज जमा करती है। कंपनी पंजीकरण दस्तावेज तैयार करती है और इसे सेबी को जमा करती है। इस दस्तावेज में कई पहलू शामिल होते हैं, जैसे कि इंडस्ट्री समरी, बिजनेस समरी, पर्पज ऑफ द ऑफर, कैपिटल स्ट्रक्चर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फंड यूटिलाइजेशन प्लान्स, मैनेजमेंट डिस्कशन, पेंडिंग केसेस अगेंस्ट द कंपनी एटसेट्रा। नियामक निकाय दस्तावेज को मंजूरी देता है कि यदि वितरण आवश्यकताओं के अनुरूप है, अन्यथा सेबी दस्तावेज के विशिष्ट क्षेत्रों पर कुछ टिप्पणियां कार्रवाई कर सकता है। टिप्पणियां प्राप्त होने के बाद कंपनी और उसकी हामीदार टीम वापस आती है और हाईलाइट किए गए क्षेत्रों को पुनः प्रकाशित करती है। सेबी संशोधित दस्तावेजों का पुनः सत्यास्थापन करता है और उन्हें तभी पास करता है जब दस्तावेज में निर्धारित आवश्यकताओं सहित पूरी जानकारी होती है। पूरी आईपीओ प्रक्रिया के हिस्से के रूप में कंपनी नियामक के पास डीआरएचएस दस्तावेज दाखिल करती है। कंपनी आईपीओ मूल्य बैंड निर्धारित करती है, जो पूरी प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण कदम है। कीमत इस तरह से निर्धारित की जाती है कि शेयरों की मांग प्राथमिक बाजार में इन शेयरों की वास्तविक आपूर्ति से अधिक हो जाती है। अभी ये आईपीओ में 2 प्रकार आते हैं। एक होता है फिक्स प्राइस इशू, दूसरा होता है बुक बिल्डिंग इशू। जो फर्स्ट होता है वो अभी हम जानेंगे, फिक्स प्राइस आईपीओ। ये फिक्स प्राइस आईपीओ एक निश्चित मूल्य आईपीओ का मतलब है कि आईपीओ कंपनी आईपीओ जारी करने से पहले निवेश करने वाले बैंक के साथ आईपीओ मूल्य पर बातचीत करती है। कंपनी
निवेश बैंक के साथ बैठक में आईपीओ की कीमत तय करती है। कोई भी निवेशक उस निश्चित कीमत पर आईपीओ की सदस्यता ले सकता है। आईपीओ को आप तय कीमत पर ही खरीद सकते हैं। इसे फिक्स प्राइस आईपीओ कहा जाता है। अभी आता है बुक बिल्डिंग इशू, जो आईपीओ का सेकंड टाइप है। इसमें कंपनी निवेश बैंक के साथ आईपीओ का प्राइस बैंड तय करती है। प्राइस बैंड तय होने के बाद ही आईपीओ जारी किया जाता है। इसके बाद निवेशकों ने तय किए गए प्राइस बैंड को सब्सक्राइब किया। दो प्रकार के बुक बिल्डिंग आईपीओ प्राइस बैंड है। अगर आईपीओ की कीमत प्राइस बैंड में कम होती है तो इसे फ्लोर प्राइस कहा जाता है। यदि आईपीओ की कीमत अधिक होती है तो इसे कैप प्राइस कहा जाता है। और हाँ, ये जो बुक बिल्डिंग के आईपीओ में कैप प्राइस और फुल प्राइस के बीच 20% का मार्जिन रखा जा सकता है। अभी आता है एफपीओ, फॉलोइंग ऑन पब्लिक ऑफरिंग। एक अनुवर्ती सार्वजनिक पेशकश यानी एफपीओ एक स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध कंपनी द्वारा निवेशकों को शेयर जारी करना है। एक अनुवर्ती पेशकश एक प्रारंभिक सार्वजनिक पेशकश यानी आईपीओ के बाद एक कंपनी द्वारा किए गए अतिरिक्त शेयरों को जारी करना है, जिसे हम फॉलोइंग ऑन पब्लिक ऑफरिंग कहते हैं। अभी आता है सेकेंडरी मार्केट। सेकेंडरी मार्केट में ये कुछ इंक्लूडिंग है राइट इशू, बोनस शेयर, डिविडेंड एंड बायबैक। तो हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। अभी फर्स्ट आता है राइट इशू। राइट इशू तब होता है जब कोई कंपनी अपने मौजूदा शेयर धारकों को कम कीमत पर अतिरिक्त शेयर खरीदने का मौका देती है। कंपनियां राइट इशू क्यों लाती है? जब भी किसी कंपनी को पूंजी जुटाने की आवश्यकता होती है तो यह पूंजी अधिक उधार लेने के बजाय शेयर बाजार से जुटाई जाती है। कंपनी के लिए अपने व्यवसाय का विस्तार करने, व्यवसाय अपनाने या अन्य खर्च करने के लिए, साथ ही डेप्ट इक्विटी रेशियो का मतलब है कि कंपनी के कर्जों को कम करने के लिए राइट इशू लाता है। राइट इशू के लिए अभी पात्रता क्या क्या है ये हम जानेंगे। जैसा कि हम सीधे आईपीओ या शेयर बाजार से कंपनी के शेयर खरीद सकते हैं, हम इसे राइट इशू में नहीं कर सकते। केवल ये व्यक्ति जिनके पास राइट इशू की घोषणा करने वाली कंपनी के शेयर है, वे राइट इशू के लिए पात्र है। कंपनी द्वारा घोषित रिकॉर्ड तिथि पर इन शेयरों को आप डीमैट खाते में होना आवश्यक है। यदि आप रिकॉर्ड तिथि पर शेयर खरीदते हैं तो वे व्यक्ति राइट इशू के लिए पात्र नहीं है। अभी राइट इशू के लिए कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स है। राइट इशू ओपनिंग डेट, राइट इशू क्लोजिंग डेट, अलॉटमेंट इशू, क्रेडिट डेट, लिस्टिंग डेट। इसको हम आगे थोड़ा डिटेल में जानेंगे। अभी जो होता है हाउ टू अप्लाई फॉर राइट इशू, तो इसके लिए दो टाइप के मेथड होते हैं। पहला होता है एसबा, जिसे हम एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक अमाउंट, ऑनलाइन मेथड होता है ये, लाइक आईपीओ की तरह। इस तरह हम राइट इशू के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, जैसे हम अपने ब्रोकर के माध्यम से आईपीओ के लिए आवेदन करते हैं। और दूसरा होता है कंपोजिट एप्लीकेशन फॉर्म, सीएफ। ये एक ऑफलाइन मेथड रहता है जिसमें हम एक कुरियर द्वारा आपको आरटीए यानी रजिस्टर और ट्रांसफर एजेंट के माध्यम से एक फॉर्म दिया जाता है, जिसके बाद आपको फॉर्म भरने और इसे सेल्फ सर्टिफाइड सिंडिकेट बैंक के शाखा में जमा करने के लिए कहा जाता है। राइट इशू फॉर्म में पैन कार्ड नंबर, डीपी अकाउंट की जानकारी, हस्ताक्षर आदि की जानकारी भरनी होती है। तो हम देखेंगे बोनस शेयर। अगर आप किसी कंपनी के शेयर धारक है और अगर कंपनी आपको अपने खुद के शेयरों के ऊपर कुछ मुफ्त शेयर देती है तो उन शेयरों को बोनस शेयर कहा जाता है। जैसे कि उदाहरण के लिए, यदि आपके पास ब्रिटानिया कंपनी के 100 शेयर है और कंपनी आपको 1:1 के अनुपात में बोनस शेयरों की घोषणा करती है, तो इसका मतलब है कि कंपनी आपको 100 शेयरों पर मुफ्त 100 बोनस शेयर देती है। तो बोनस शेयर मिलने के बाद अब आपके पास कुल 200 शेयर होंगे। बोनस शेयर जारी करने का निर्णय पूरी तरह से कंपनी पर निर्भर करता है। कुछ कंपनियां कुछ विशिष्ट उद्देश्य के लिए बोनस शेयरों की घोषणा करती है। अभी आता है व्हाट इज रिकॉर्ड डेट एंड एक्स डेट। बोनस शेयर के लिए ये दो डेट इंपॉर्टेंट है, रिकॉर्ड डेट और एक्स डेट। अभी पहले हम रिकॉर्ड डेट जानेंगे, बाद में एक्स डेट जानेंगे। रिकॉर्ड डेट का मतलब होता है इस दिन कंपनी
उन सभी शेयर धारकों की सूची की घोषणा करती है जिन्हें बोनस शेयर दिए जाएंगे। इस दिन शेयर रखने वाले व्यक्तियों के नाम, यानी जिन व्यक्तियों के पास 3 दिन पहले से शेयर है, इस दिन सूची में दर्ज किए जाते हैं। जैसा कि हमने ऊपर देखा है कि अगर आप इस दिन 1 दिन पहले या 2 दिन पहले कोई शेयर खरीदते हैं तो वह शेयर आपके नाम नहीं होगा, क्योंकि इसमें T+2 दिन लगते हैं। अभी T+2 डेज, इसका मतलब होता है ट्रेडिंग डे प्लस 2 अनदर वर्किंग डेज। और एक्स डेट का मतलब होता है, ये एक महत्वपूर्ण विधि है, क्योंकि यदि आप इस तिथि के बाद शेयर खरीदते हैं तो आपको बोनस शेयर नहीं मिलेगा, या आपका नाम इस तिथि के बाद बोनस शेयर प्राप्तकर्ताओं की सूची में शामिल नहीं होगा। क्योंकि अगर आप कोई शेयर खरीदते हैं तो उस शेयर को आपके नाम ट्रांसफर होने में ट्रेडिंग डे प्लस 2 अनदर वर्किंग डेज दिन लगते हैं। अभी हम बोनस शेयर के लिए एलिजिबिलिटी क्या क्या है वो जानेंगे। शेयरधारक जो एक्स डेट और रिकॉर्ड तिथि से पहले कंपनी के शेयरों के मालिक है, वे कंपनी से बोनस शेयर प्राप्त करने के लिए पात्र है। भारत में शेयर की सुपुर्दगी के लिए T+2 डेज रोलिंग सिस्टम निर्धारित है, जिसमें रिकॉर्ड की तारीख एक्स डेट से 2 दिन पीछे है। शेयर धारकों को एक्स डेट से पहले शेयर खरीदना चाहिए, क्योंकि अगर वे एक्स डेट पर खरीदते हैं तो कंपनी शेयरों का स्वामित्व नहीं देगी और इसलिए वे बोनस शेयर प्राप्त करने के योग्य नहीं होंगे। एक बार बोनस शेयरों के लिए एक नया ISIN नंबर मीन्स इंटरनेशनल सिक्योरिटीज आइडेंटिफिकेशन नंबर आवंटित किया जाता है। बोनस शेयर 15 दिनों के भीतर शेयर धारक के खाते में जमा कर दिए जाएंगे। अभी हमने बोनस शेयर, वैसे ही उसके एक्स डेट और रिकॉर्ड डेट के बारे में सब जानकारी तो जान ली, मगर कंपनी बोनस शेयर क्यों देती है अभी हम वो जानेंगे। इसके ये 3 प्रमुख रीजन है, जैसे कि फॉर लिक्विडिटी इंक्रीजिंग, स्पेकुलेशन कंट्रोल, शेयर प्राइस डिक्रीजेस, परचेसिंग इजीली पीपल। शेयर की कीमत में गिरावट भी यह मुख्य कारणों में से एक है। जब किसी कंपनी को लगता है कि उसके शेयर की कीमत वर्तमान में बाजार में अधिक है, ताकि आम ग्राहक उसके शेयर खरीद सके। सेकंड आता है लिक्विडिटी में बाढ़। बोनस शेयर जारी करने से कंपनी के शेयरों की संख्या बढ़ जाती है और शेयर की कीमत कम होने पर शेयर में अच्छी लिक्विडिटी भी पैदा होती है। इसका मतलब है कि शेयर की मौजूदा कीमत में अच्छे खरीदार और विक्रेता है। थर्ड आता है स्पेक्यूलेशन। शेयर बाजार में लिक्विडिटी बढ़ने के साथ ही शेयर में आम लोगों से लेकर बड़े संगठनों तक सभी की भागीदारी बहुत बढ़ गई है। इसलिए कोई भी व्यक्ति या संगठन शेयर के साथ सट्टा नहीं लगा सकता, यानी शेयर को अपने आप ऊपर या नीचे नहीं ले जा सकता। इसके लिए कंपनी बोनस शेयर देती है। अभी आता है डिविडेंड। यदि शेयर बाजार में पट्टे पर दी गई कंपनियां अपने शेयरधारकों को लाभ का कुछ हिस्सा पैसे के रूप में देती है तो इसे लाभांश कहा जाता है। लाभांश का भुगतान विशिष्ट और बड़ी कंपनियों द्वारा उनके शेयरधारकों को उनके द्वारा रखे गए प्रति शेयर पर किया जाता है। शेयर बाजार में सभी कंपनियां लाभांश का भुगतान नहीं करती है, लेकिन लाभांश का भुगतान करने या न करने का निर्णय पूरी तरह से कंपनी पर निर्भर करता है। लाभांश का भुगतान क्यों किया जाता है? पुरानी और बड़ी कंपनियों के पास जो लाभ होता है वह नकद के रूप में होता है। कंपनी उस पैसे को अपने शेयरधारकों को बैंक खातों में जमा करती है। क्योंकि कंपनी बड़ी है, अगर उद्योग के विकास के लिए कंपनी को उस पैसे की आवश्यकता नहीं है तो इसे लाभांश के रूप में वितरित किया जाता है। साथ ही चूंकि कंपनी पर कोई वित्तीय कर्ज नहीं है, इसलिए वहां पैसे देने की भी जरूरत नहीं है। एक कंपनी के पास आय के विभिन्न स्रोत हैं, जिनमें से एक कंपनी जमा पर अर्जित ब्याज है, जिसका भुगतान कंपनी द्वारा लाभांश के रूप में किया जाता है। अभी हम जानेंगे कि लाभांश कैसे काम करता है, हाउ अ डिविडेंड वर्क्स। एक लाभांश का मूल्य प्रति शेयर के आधार पर निर्धारित किया जाता है और समान वर्ग के सभी शेयर धारकों को समान रूप में भुगतान किया जाता है। भुगतान को निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए। जब लाभांश घोषित किया जाता है तो उसका भुगतान एक निश्चित तिथि पर किया जाएगा, जिसे देय तिथि के रूप में जाना जाता है। सबसे पहले तो कंपनी मुनाफा कमाती है और कमाई बरकरार रखती है।
प्रबंधन टीम तय करती है कि शेयर धारकों को कुछ अतिरिक्त लाभ का भुगतान किया जाना चाहिए। बोर्ड ने नियोजित लाभांश को मंजूरी दे दी तो कंपनी लाभांश की घोषणा करती है और शेयर धारकों को लाभांश का भुगतान किया जाता है। अभी लास्ट आता है बायबैक। जब कंपनी अपने ओपन मार्केट में उपलब्ध शेयरों की संख्या को घटाने के लिए अपना बकाया शेयरों की खरीद करती है तो उसे बायबैक कहा जाता है। बायबैक को शेयर पुनर्खरीदी भी कहा जाता है। कंपनी कई वजहों से शेयरों की पुनर्खरीदी करती है, जैसे कि आपूर्ति घटाने के द्वारा उपलब्ध शेष शेयरों की वैल्यू को बढ़ाना या कंट्रोलिंग स्टेक्स अर्थात नियंत्रणकारी हिस्सेदारी से दूर शेयरधारकों को वंचित करना। पुनर्खरीदी बकाया शेयरों की संख्या घटा देती है और इस प्रकार प्रति शेयर को आय को और अक्सर स्टॉक की वैल्यू में बढ़ोतरी कर देती है। शेयरों की पुनर्खरीदी निवेशक को यह प्रदर्शित कर सकती है कि बिजनेस के पास आकस्मिकताओं के लिए पर्याप्त नकदी है और आर्थिक समस्याओं की संभावना कम है। इस प्रकार हमने सेकेंडरी मार्केट डिटेल्स को कवर करने का ट्राई किया। अभी हम लास्ट में सेबी के बारे में जानेंगे, क्या होता है सेबी और क्या होता है सेबी के कार्य। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसे 12 अप्रैल 1988 को स्थापित किया गया था और सेबी अधिनियम 1992 के माध्यम से 30 जनवरी 1992 को वैधानिक शक्तियां दी गई थी। सेबी के प्रमुख कार्य क्या है? स्वनियामक संगठनों को बढ़ावा देना और विनियमित करना, प्रतिभूत बाजारों से संबंधित कपटपूर्ण और अनुचित व्यापार प्रथाओं को प्रतिबंधित करना, निवेशकों की शिक्षा और प्रतिभूति बाजारों से बिचौलियों की प्रशिक्षण को बढ़ावा देना, प्रतिभूतियों में इनसाइडर ट्रेडिंग को प्रतिबंधित करने के लिए सेबी का कार्य है। So that's it for today. Please subscribe to our channel for more stock market related videos and please like and share our content. Thanks.